आदाब, मैं अंशु नैथानी हाजिर हूँ हिंदुस्तान के सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारी आज की पेशकश में बात भारत के सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के मैदान में सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनने की। जी हाँ, भारत के एविएशन सेक्टर में डीकार्बनाइजेशन की एक अच्छी खबर है। भारत में पहली बार अपने ही देश में तैयार किए गए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी ब्लेंडेड एविएशन टरबाइन फ्यूल के इस्तेमाल से पहली कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट एयर एशिया की फ्लाइट I-5767 ने 19 मई 2023 को पहली बार पुणे से दिल्ली का हवाई सफर कामयाबी के साथ पूरा किया है। खास बात यह है कि हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की लेबोरेटरी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने बोइंग, इंडिगो, स्पाइसजेट और 3 टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया इंडिया के साथ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के प्रोडक्शन का करार किया है। और इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स श्री हरदीप सिंह पुरी ने उम्मीद जाहिर की है कि एनर्जी सेक्टर में 2047 तक भारत के आत्मनिर्भर बनने के लिए पेट्रोलियम सेक्टर बहुत ही अहम है। और अब हम सबके समझने के लिए ये बात है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या है और इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में कितने बड़े इनकलाब की हम उम्मीद कर सकते हैं। और इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं 3 खास मेहमान। तो ये मेहमान हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मथुरा रिफाइनरी के फॉर्मर GM HSE आज़ाद, IIT दिल्ली ग्रेजुएट विक्रमजीत सिंह सेतिया और टेरी स्कूल स्टडीज़ में फैकल्टी गोपाल के सारंगी सर भी हमारे साथ हैं। तो आप तीनों का ही वेलकम है हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले आज़ाद सर, आपसे जानना चाहूँगी, बात हो रही है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की, तो हमारे ऑडियंस के लिए आप सबसे पहले बताइए क्या है ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और हम कब तक इसमें आत्मनिर्भर बन सकते हैं? देखिए, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल समझने के लिए पहले हम लोग समझ लें कि अभी जो हम एविएशन फ्यूल जिसको हम कन्वेंशनल एविएशन फ्यूल कहते हैं वो क्या है। तो अभी जो कन्वेंशनल एविएशन फ्यूल है वो क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से रिफाइनरीज में बनाया जाता है। तो कन्वेंशनल एविएशन फ्यूल के साथ 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो इसका जो सोर्स है वो सस्टेनेबल नहीं है, कभी ना कभी दुनिया के क्रूड ऑयल की सप्लाईज ख़त्म होंगी। और दूसरा ये है कि इसके इस्तेमाल से CO2 एमिशंस हैं और दूसरे जो एमिशंस हैं एनवायरनमेंटल के लिए हार्मफुल, वो एक समस्या है। तो जिस समय अब क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, तो सभी सेक्टर्स में एक फोकस है कि हम किस तरह से ये जो फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स हैं, क्रूड ऑयल है, कोल है, इनको किस तरह से हम फेज आउट करके ऑल्टरनेटिव हम रिसोर्सेज पे फ्यूल्स पे जाएं। तो इस क्रम में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की जो धारणा आई है कि हम ये एविएशन के लिए फ्यूल हम बनाएं वो क्रूड ऑयल के अलावा दूसरे रिसोर्सेज से हो, वो बायोलॉजिकल हो सकते हैं, नॉन बायोलॉजिकल हो सकते हैं, दोनों रिसोर्सेज से हम फ्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली अभी जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, करीब 7 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अप्रूव हो चुकी हैं, जिन पे काम हो रहा है और वो डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज पे हैं। और 2 और टेक्नोलॉजी हैं जो नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए हैं। तो इन टेक्नोलॉजीज़ में हम फ्यूल बनाते हैं जिसकी अगर गुणवत्ता देखी जाए और दूसरे कैरेक्टर्स देखे जाएं तो वो कन्वेंशनल एविएशन फ्यूल की ही तरह हैं, लेकिन वो बनाए जाएंगे या तो आपके जो हमारे फर्स्ट जनरेशन क्रॉप्स हैं, सोर्सेज कहते हैं, जैसे शुगर केन जूस है, शुगर मोलासिस है, या दूसरे तरह जट्रोफा है, कैमेलिना है, इस तरह के सोर्सेज हैं जिससे बनाया जाता है। और अभी तो काफ़ी काम चल रहा है और बहुत उसमें आशाएं हैं कि हम एल्गी से भी बना सकते हैं। और एल्गी के बारे में कहा जाता है कि उसमें इन सारी
जो वेजिटेबल्स हैं या क्रॉप्स हैं उससे 15 गुना ज़्यादा ऑयल है पर स्क्वायर किलोमीटर। अभी उसकी टेक्नोलॉजी लेकिन वो इस समय रेडी नहीं है पूरी तरह से कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो बायोलॉजिकल सोर्सेस से और एनिमल फैट यानी कुकिंग ऑयल और दूसरे जो नॉन पॉम ऑयल्स हैं उनसे हम सिंथेसाइज करके एक फ्यूल बनाते हैं, लेकिन उसको अभी 100% नहीं यूज़ किया जा सकता। उसको हमें कन्वेंशनल जो एविएशन फ्यूल है उसके साथ ब्लेंड करके ही करना पड़ेगा। और अभी जो ब्लेंडिंग का लिमिट है टेक्निकली जो पॉसिबल है वो 50% है, 10% to 50% है। लेकिन इतना हम ब्लेंड कर पाएँ इसके लिए एक सुलभता की बात उठती है कि दूसरे जो रिसोर्सेज हैं, हम किसी भी क्रॉप की बात करें, चाहे वो शुगर केन मोलेसिस हो या जेट्रोफा हो, तो उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है। तो अभी तक हमारी भी जो पहली फ़्लाइट की आपने बात की थी, जो डेमोन्स्ट्रेशन फ़्लाइट थी, उसमें भी 1% ही यूज़ किया है। बाकी कमर्शियल फ़्लाइट्स में सारी दुनिया में ये चल रहा है, करीब 4.5 लाख कमर्शियल फ़्लाइट्स में ये यूज़ हुआ है। लेकिन अभी हम फुल पोटेंशियल 50% ब्लेंडिंग पे कहीं पर भी नहीं किए हैं, और उसका इशू अवेलेबिलिटी का ही है, क्योंकि अभी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतनी है नहीं। लेकिन सर पहली फ़्लाइट आई है और इस तरह से आई है तो वाकई हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक पॉजिटिव खबर है, बहुत एक अच्छी खबर है कि शुरुआत इस सेक्टर में हुई है। धीरे धीरे हर फेजेस में ये आगे बढ़ेगी। तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इसको कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं, कितनी अच्छी खबर मानते हैं इस फील्ड के लिए? देखिए, कहा जाता है कि किसी भी लंबे सफ़र में सबसे महत्वपूर्ण कदम पहला कदम ही होता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो ये बहुत ही एक, मैं इसको वाकई एक माइलस्टोन मानता हूँ कि हमने भी एविएशन सेक्टर पर अब अपना फोकस करना शुरू किया। इसके पहले हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तो कर ही रहे थे, और आप जानते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और डीज़ल काफ़ी समय से हम मार्केट कर रहे हैं, और अभी 2022 में हम 10% तक की ब्लेंडिंग अचीव कर चुके हैं। 2025 में 20% का टारगेट है। तो एविएशन सेक्टर में भी अब ध्यान हम लोग ने देना शुरू किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। जी, काफ़ी सिग्निफिकेंट है जिस तरह से उड़ान भरी है इस फ्यूल के माध्यम से। गोपाल सर, आपसे यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि जो एक टारगेट है हम चाहते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि 2030 तक जो 50% है वो रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। आपको क्या लगता है ये कितना पॉसिबल है? किस तरह से फेज़ वाइज कैसे हम अचीव करेंगे, किस तरह होगा? आंसर देने से पहले मैं उसका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, क्यों आज हम ये जो टॉपिक है हमारा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसके ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं। इसका इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि एविएशन सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सेक्टर है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि आप जब देखेंगे इसमें अभी गवर्नमेंट भी फोकस कर रहा है कि जस्ट ट्रांजिशन, जैसे हम फॉसिल फ्यूल एनर्जी से रिन्यूएबल्स को जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि हम अगर देखेंगे कितने लोग फ्लाइट में जाते हैं, 80% लोग ग्लोबली जो डेटा है अवेलेबल है, दे डोंट रियली फ्लाई। दैट मीन्स अपने 20% लोग जो फ्लाइट कर रहे हैं उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको आप एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द पीपल। सो ये एक बड़ा इनिक्विटी इशू है उसमें, इसीलिए उसको रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जो एविएशन इंडस्ट्री है उसमें जो, जैसे आज़ाद ने अभी बताया कि इसका जो फ्यूल है ये बड़ा यूनिक फ्यूल है। इसको क्विक लैब जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कर रहे हैं, इसमें आप नहीं जा सकते इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि इलेक्ट्रिक नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसकी बैटरी जो है वो बैटरी का जो वेटेज है इट्स वेरी हैवी। तो हम क्या करना चाहते हैं ना, उसमें विदाउट चेंजिंग द उसका आगे वाला इंजन को चेंज ना करके हम क्या करते हैं ना, ओनली फ्यूल में चेंज करना चाहते हैं। तो ये यूनिकनेस है, जिसलिए हमने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, ताकि ना हम उसका जो ब्लेंडिंग है उसको बढ़ाएं एंड वी कैन एक्चुअली अचीव द रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट। इम्पोर्टेंटली आप अगर डेटा देखेंगे, एमिशंस जो आ रहा है एविएशन से, इट इज़ ग्लोबल एमिशन का जो डेटा देखेंगे इट इज़ 2.5% ऑफ द टोटल CO2। अगर पूरा GHG एमिशन देखेंगे 3.5%।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देखेंगे तो 12% एविएशन का जो सेक्टर शेयर है, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसको चेंज करने में बड़ा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए आप ग्लोबली देखेंगे जो एफर्ट लिया गया है, जैसे आपने पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, उसमें एविएशन सेक्टर को अलग किया गया है, और उसमें इंटरेस्टिंगली ग्लोबली इसको एड्रेस करने के लिए हमारा एक नया मार्केट मैकेनिज्म बनाया गया है, उसको कोर्सिया बोलते हैं, जिसके थ्रू में आपने क्या कर रहे हैं ना, एविएशन सेक्टर अगर एमिशन रिड्यूस नहीं कर पा रहा है तो क्रेडिट, जो कार्बन क्रेडिट है, उसको खरीदेगा दूसरे सेक्टर से। इंडिया के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इंडिया का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। इंडिया का बैकग्राउंड ये है कि हमने आगे जाकर हमारा जो टारगेट है 1.5 बिलियन लोग जो इंडिया में मिडिल क्लास में एंटर करेंगे, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ ट्रैवल टू हैपन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। प्रॉब्लम इंटरनेशनल में है, इसीलिए वो एविएशन को नहीं लिया गया पेरिस एग्रीमेंट में, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट का जो एमिशंस आता है, नोबडी इज ओनिंग इट, कोई कंट्री लेना नहीं चाहता। डोमेस्टिक फ्लाइट का ही जो एमिशंस है, दे वांट टू एट्रीब्यूट टू दैट। तो इंडिया का प्रॉब्लम है कि इंडिया इज एंटरिंग इनटू रीजन वेयर द मिडिल क्लास पीपल विल बी यूजिंग लॉट ऑफ फ्लाइट्स। इसीलिए आपने देखेंगे G20 कंटेक्स्ट में भी हमारा डिस्कशन हो रहा है। हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है पंचामृत में डिस्कस किया। तो हमारा जो ग्रीन ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, जो हमारा जो प्लान्स पॉलिसीज है, उसको दो तरह से हम देख सकते हैं। एक पॉलिसी ब्रॉड, आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं, एक पॉलिसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, जो हमारा नेट जीरो एमिशन जो मैडम आपने बताया बाई 2070। एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, 2030 तक हम क्या कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में भी हमने एविएशन को ले रहे हैं इम्पोर्टेंटली। सो एविएशन का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए बहुत है, उसको कार्बन कंटेंट जो रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें अभी फोकस कर रहे हैं कि इसको हमने किस तरह से उसका जो कार्बन कंटेंट है उसको रिड्यूस करें, ताकि ना हमारा जो एविएशन इंडस्ट्री है विल जनरेट लॉट ऑफ लेस एमिशंस बेसिकली। और इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए ये, हमने काफ़ी सारे एफर्ट भी लिए हैं, पॉलिसी लेवल में भी काफ़ी एफर्ट लिया हुआ है इसमें। तो हमारे करीब देश में आप देखेंगे तो 150 एयरपोर्ट्स है। एयरपोर्ट्स को हमने कार्बन न्यूट्रल करने के लिए कोशिश की है, दर इज कार्बन एक्रेडिशन। तो उसका भी हमने काफ़ी सारे, जैसे हमारे 8 एयरपोर्ट्स अभी कार्बन एक्रेडिटेड है, उसमें से 4+ रेटिंग जो है दिल्ली का, मुंबई का है। तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, बट ये है हमारा बैकग्राउंड जो हम एक्चुअली करना चाहते हैं एविएशन इंडस्ट्री के साथ। तो अगर बात किया जाए तो हम एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एयर ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, एयरपोर्ट्स के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, और इसको बढ़ना ही है। अगर इस लिहाज से हम देखते हैं इस खबर को, जिस तरह से जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के साथ जो ये फ़्लाइट आई है, सेतिया जी आपसे यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि वो कितनी बड़ी, अगर बात की जाए कि एक पॉजिटिव खबर है, और इस पूरे एविएशन के क्षेत्र में अगर बात करते हैं, अगर उसको इकोनॉमिक फैक्ट्स के लिहाज से देखते हैं, तो उसके लिए कितनी बड़ी खबर होती है ये? इकोनॉमिक्स फैक्ट से और ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमने अपनी पहली फ़्लाइट जो है SAF फ्यूल से चलाई है। मैं इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स से पहले हम समझ लें पहले कि SAF में जो सस्टेनेबिलिटी वर्ड हमने यूज़ किया है उसका यहाँ पर महत्व क्या है। जो सस्टेनेबिलिटी का जो हम मतलब कहते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी से हम जोड़ते हैं 3 चीज़ों को। एक हम जोड़ते हैं इकोनॉमिक को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, जिसका यहाँ पर आभार है। दूसरा हम जोड़ते हैं एनवायरनमेंट को, तीसरा हम जोड़ते हैं सोशल फैक्टर को। तो यदि मैं बात करूँ इकोनॉमिक को, तो ये जो अभी उन्होंने पहली फ़्लाइट चलाई है, इसके अलावा हमारे जो टारगेट हैं 1% ब्लेंडिंग करने का 2025 तक, और उसके बाद फर्दर हमारा 2047 तक हमने 0 नेट कार्बन करना है। तो यदि पूरी जर्नी को मैं देखूं तो इसमें हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमिक योगदान आने वाला है। जो कि सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है फ्यूल का, जो आज की डेट में फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं, वो हमारा काफ़ी कम होने वाला है, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व हमारा सेफ होगा। तीसरा, हमारा जो एनर्जी जो स्टोरेज है वो हमारा डोमेस्टिक हो जाएगा। एनर्जी सेक्टर जो है देश का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें GDP का बहुत बड़ा योगदान है। तो यदि हम अपना इस फैक्टर को हम यदि सिक्योर कर लें, तो एनर्जी सिक्योरिटी जो है हमारी यहाँ पे सिक्योर हो जाएगी, जब हम अपना डोमेस्टिक एनर्जी हम खुद बनाने लग जाएंगे। इसके बाद मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो हम सबके लिए है, पूरे विश्व के लिए है। यदि हमारा पर्यावरण ही साफ़ नहीं होगा तो हम इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो पर्यावरण जो है हमारा 0 नेट करने के, 0
नेट कार्बन करने के लिए हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हम अपना फॉसिल फ्यूल से हटकर हम SAF की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इससे जो हमारा टोटल एनवायरनमेंट क्लीन होगा वो एक अलग से पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा एक पॉजिटिव स्टेप है। इसके अलावा जब हम इस नए बिजनेस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इससे काफ़ी जॉब्स क्रिएट्स होंगी, काफ़ी नया मैं कहूँ इंडस्ट्री क्रिएट होगी जो कि बायोमास फ्यूल बनाने में आज की डेट में जुटी हैं, जिनकी आज की डेट में कैपेसिटी कम है तो कैपेसिटी बढ़ेगी। और बायोमास फ्यूल में जैसा कि आज़ाद जी ने बताया है कि जो इसका रॉ मटेरियल है वो एग्री प्रोड्यूस है। तो एग्री प्रोड्यूस जो हमारा खेतों में गन्ना कह लें, चाहे वीट कह लें, चाहे राइस कह लें, तो ये सभी जो हमारे एग्री प्रोड्यूस हैं आज की डेट में इनकी क्या कीमत है, जब ये फ्यूल बनाने में भी उपयोग होगा तो इसकी कीमत तो असल में ही बढ़ जाएगी और जो हमारा किसान है उसको उपज ज़्यादा मिलेगी, तो किसान की इनकम भी बढ़ जाएगी। अभी यदि मैं बात करूं कि आज की डेट में यदि हम 1% ब्लेंडिंग की बात करें तो मोटा मोटा 14 करोड़ जो है हमारा टोटल SAF की रिक्वायरमेंट है, जो कि आगे बढ़कर 5 यदि मैं 5% पर ले जाऊं तो 5 गुना हो जाती है। तो अभी कुछ जो पराज इंडस्ट्री ने एक रिसर्च की है जिसमें वो 3,60,000 मिलियन टन यदि ये SAF बनाए, हमारी पूरी इंडस्ट्री मिलकर बनाए, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। उन्होंने एक एस्टिमेट दिया है कि टोटल जो हमारा इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आने वाला है वो 2.8 बिलियन का इम्पैक्ट है, जो कि 10 से 15% फार्मर की इनकम को बढ़ाता है, 1,20,000 मोटा मोटा जॉब हमारी बढ़ाता है, काफ़ी सारी नई इंटरप्रेनरशिप बढ़ाता है। जिन इंटरप्रेनरशिप से ये अल्टरनेटिव फ्यूल बनेगा उससे 210 बिलियन जो है डॉलर की अधिक हमारा इनकम होगी। इसके अलावा हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा और भी जो काफ़ी फ़ायदे हैं पूरी इंडस्ट्री को इससे आएंगे। तो इकोनॉमिक सेक्टर में इसका एक बहुत बड़ा योगदान आने वाला है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पे एक बहुत ही पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। गोपाल सर, आपसे यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, अगर हम पूरी ग्लोबली बात करें तो SAF को प्रमोट करने के लिए पूरे ग्लोबली अक्रॉस द ग्लोब किस तरह के चीज़ें की जा रही हैं, कैसे उसे प्रमोट किया जा रहा है, और इंडिया की ये जो पहल है वो कितनी सिग्निफिकेंट है इस पूरी डायरेक्शन में? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। मैंने जैसे बताया पहले कि एक ग्लोबल एफर्ट एक है जिसको ICAO करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मैंने बताया कि पेरिस एग्रीमेंट में एविएशन सेक्टर को एमिशन रिडक्शन में नहीं लिया गया बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स सेक्टर है। इसलिए कोर्सिया करके जो एंटिटी बनाया गया, कोर्सिया बेसिकली स्टैंड्स फॉर कार्बन एमिशन रिडक्शन स्कीम फॉर द सिविल एविएशन। तो इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली ये है कि आप एविएशन सेक्टर अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कमर्शियल जो एंटिटी अगर वो एमिशन रिडक्शन नहीं कर पा रहा है तो खरीद सकता है बाहर से। सो दूसरे जो सेक्टर है उसमें से खरीद सकता है। सो कार्बन ट्रेडिंग कैन हैपन। इंडिया का पोजीशन उसमें देखा जाए तो इसमें जो कोर्सिया का जो प्लान है वो 3 फेजेस में अभी जो है पायलटिंग चल रहा है। तो आपका फर्स्ट फेज जो है 23 से 26 तक चलेगा, सेकेंड फेज जो है 27 ऑनवर्ड्स चलेगा। इंडिया का जो कमिटमेंट है अभी 27 ऑनवर्ड्स जो आपका मैंडेटरी फेज होगा उसमें इंडिया ज्वाइन करेगा कोर्सिया में। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मूवमेंट चल रहा है जिसमें इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू पार्टिसिपेट। सेकेंड, मैं अगर बोलूँ कि काफ़ी सारे कंट्री में जो आपका जो शेयर है, ब्लेंडिंग शेयर है, वो इंक्रीज़ किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन में भी प्लान है बाई 2025 2% इंक्रीज़ करेंगे। इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू 2% इंक्रीज़ करने के लिए उसका प्लान भी है। इम्पोर्टेंटली आप अगर देखेंगे जो आपका एयर फ्लाइट्स का जो मैन्युफैक्चरर्स है, प्राइमरीली इन ग्लोबली 2 मैन्युफैक्चरर्स है, बोइंग है, एयरबस है, उन्होंने भी अपना प्लान रखे हुए हैं कि कैसे इसको रिड्यूस किया जाए, कैसे आपका जो एमिशन है उसका रिड्यूस किया जाए, कैसे आपका जो इंजन है उसको चेंज करके आप इसकी तरफ लेके जाइए ताकि ना बायोफ्यूल आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। ग्लोबली ये सब एफर्ट्स लिया जा रहा है। अगर मैं इसके बारे में इंडिया का रिफ्लेक्शन दूँ, इंडिया में भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुआ है। पहला तो जो है अभी जो बायोफ्यूल्स का जो प्रायोरिटी दिया जा रहा है कि आप उसको कैसे ब्लेंडिंग करें। सेकेंड, बायोफ्यूल्स को छोड़ के एविएशन सेक्टर में कैसे कार्बन का जो कंटेंट है उसको रिड्यूस किया जाए, उसका भी काफ़ी एफर्ट लिया गया है। जैसे मैं बताऊं कि आपका ग्रीन एविएशन पॉलिसी जो है 2019 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें बायोफ्यूल तो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उसको छोड़ के देयर आर अदर एफर्ट्स बीइंग मेड। अगर मैं साइट करूँ, एक एफर्ट है कि आपने क्या करें ना, एयर स्पेस है, जो मिलिट्री एयर स्पेस है उसको भी यूज़ करने के लिए बोला गया सिविल
पर्पसेस में। उसमें क्या होगा ना, आपका जो डिस्टेंस है, आपका जो यूज ऑफ ऑयल है, उसमें जो फ्यूल्स एविएशन फ्यूल जो है वो कम हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट जो है आपका एमिशंस के ऊपर भी इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। उसको छोड़ के आप जो फ्लाइट जो ट्रैफिक वेज है, फ्लोज है, ट्रैफिक फ्लोज, उसकी भी ऊपर भी कंट्रोल किया जाए, उसका भी पॉलिसी है हमारा गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि ना उसका जो इम्पैक्ट भी वही आएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, आपके फ्लाइट डिलेज भी कम हो जाएगा और उसका एमिशन भी जो इम्पैक्ट है वो भी आ जाएगा। उसको छोड़ के मैंने पहले जब बताया कि काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स जो है इंडिया में वो एक्रेडिशन, कार्बन एक्रेडिशन का भी पार्ट है, जिसमें क्या करते हैं ना, पूरा एंटायर एयरपोर्ट काफ़ी सारे जगह पे पूरा सोलराइज कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या है, एयरपोर्ट में जो आप यूज़ कर रहे हैं नॉन सोलराइज्ड या फसिल फ्यूल एनर्जी, वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से आपका कार्बन कंटेंट जो कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारे एफर्ट लिया जाएगा। मैं एक इंटरेस्टिंग एफर्ट अभी रिसेंटली आया है कि आप अगर चाहते हैं, सपोज आपका जो ट्रैवल है, इंडिविजुअल एज इंडिविजुअल ट्रैवलर, आपने टिकट जब खरीद रहे हैं, यू कैन पे प्रीमियम, यू कैन पे एक्स्ट्रा एंड यू कैन एक्चुअली रिड्यूस योर ओन फुटप्रिंट, वो ऑप्शंस भी है। और काफ़ी सारे जगह इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है, लुफ्थांसा में अगर इंटरनेशनल एग्जाम्पल रख दूँ, लुफ्थांसा एयरलाइंस अभी क्या क्या इंडिया का ही एग्जाम्पल है, 60 एंटरप्रेन्योर्स जो है बिजनेस एंटिटीज, दे हैव एक्चुअली परचेज कि आपने जो ट्रैवल करेंगे वो आपका कार्बन न्यूट्रल ट्रैवल रहे। तो काफ़ी सारे पूरा रेंज है, देयर इज एंटायर रेंज ऑफ एफर्ट्स बीइंग टेकन ग्लोबली। इंडिया इज ऑल्सो नॉट बिहाइंड, इंडिया इज टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स ताकि ना आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो जाए। एक तो आपने द होल थिंग इज बिंग यूज, सेकेंड अपना बायोफ्यूल एफर्ट जो आ रहा है उसमें हम जो चाहते हैं कि हाँ सिविएशन जो एविएशन जो इंडस्ट्री है, इट शुड गेट इनटू एन एरिया वेयर एक्चुअली कार्बन न्यूट्रलिटी बीइंग अचीव्ड ऑन टाइम। सो ये सारे काफ़ी एफर्ट्स जो है, आई थिंक ये सारे पॉजिटिव एफर्ट्स ही है। तो हम कह सकते हैं कि एसएफ के फील्ड में दुनिया भर में जो हो रहा है तो इंडिया भी उससे कदम से कदम मिला रहा है। यहाँ पर आज़ाद सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम के फील्ड में आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, लंबे समय से आपने इसमें काम किया है, तो जब कभी इस तरह के कोई चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, पॉलिसीज़ कितनी मैटर करती हैं और ये जो पूरा प्रोसेस होता है चेंज का, वो कितना सिग्निफिकेंट रहता है? किस तरह से आप इसको देखते हैं कि कैसे ये चेंज रहेगा? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, इतने बड़े स्तर पे जब हम बदलाव की बात करते हैं तो बिना पॉलिसी के या कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के वो कहीं पर भी नहीं हो सकता, दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो सकता है। तो क्योंकि बहुत इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत तरह के इंसेंटिव्स की ज़रूरत होती है, तो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी होता है। अभी भी अगर देखा जाए तो जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन रहा है, इसकी कॉस्ट कन्वेंशनल एविएशन फ्यूल से ऑलमोस्ट डबल है, दुगनी है। तो कॉस्ट को किस तरह से, जब तक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी कॉस्ट कम होगी, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए हमको कुछ प्रोत्साहन चाहिए रहता है, पॉलिसी डायरेक्टिव चाहिए रहता है। तो इंडिया में भी उस डायरेक्शन में, भारत में, हमारे देश में एक वर्किंग कमेटी बनी थी जिसने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। तो उसके आधार पे 2025 तक एक टारगेट फिक्स किया जा रहा है कि हम 1% ब्लेंडिंग शुरू करें एसएएफ की कन्वेंशनल के साथ में, और फिर 2030 तक ये जो टारगेट है ये 10% हो जाए। तो ये जो 10% ब्लेंडिंग का टारगेट है, ये ग्लोबली टारगेट भी है, जो IATA है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एयर ट्रैवल, उन्होंने भी अभी ये टारगेट रखा है कि 2030 तक हम 10% ब्लेंडिंग करें। आज की डेट में 2022 में भी ग्लोबली ब्लेंडिंग कुछ 1% तक ही हो पाई, और उसमें जो समस्या आई है वो SAF के लिए, SAF की अवेलेबिलिटी, उसके लिए रॉ स्टॉक की अवेलेबिलिटी है। हालांकि इसमें काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। 2022 में 2021 के मुकाबले करीब 200 गुना उसमें हुई, और 2022-23 में उम्मीद है कि 450 यानी करीब 45 करोड़ लीटर SAF बनाया जा सकेगा, ऐसा भी अनुमान है। तो इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है ग्लोबली। मैंने अपने शुरू में बात की थी कि टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जो इसमें अवेलेबल हैं, कोई एक नहीं है
काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, तो 7 तो उसमें अप्रूव हो चुकी हैं ASTM से। 2 और टेक्नोलॉजी हैं जो कम्प्लीटली सिंथेटिक फ्यूल के लिए हैं। तो इन पे काफ़ी काम चल रहा है। दुनिया में ऐसी 4-5 कंपनियां हैं, वर्ल्ड एनर्जी है, लेंजरटेक है, नेस्टे है। तो ये सारी कंपनीज के बहुत सारे प्लांट्स अगले सालों में आने वाले हैं। तो इसका जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी फास्ट है। तो मुझे विद अ सपोर्टिव पॉलिसी एनवायरनमेंट, उसकी अगर पॉलिसीज़ सही रहेंगी और सपोर्ट करेंगी, उसमें प्रोत्साहन मिलेंगी, तो इसमें हम बहुत और तेज गति में ला सकते हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में अभी ये काम शुरू हुआ है। अभी हमारा SAF का जो प्लांट बनने हैं उस पर काम शुरू हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक प्लांट सेटअप कर रहा है पानीपत रिफाइनरी में। लेंजरटेक USA की कंपनी है, उसके कोलैबोरेशन में 87,000 टन्स पर एनम कैपेसिटी का ये प्लांट होगा। एक और प्लांट भी प्राज इंडस्ट्रीज़ के साथ सेटअप करने की बात है। CSIR और IIP की जो टेक्नोलॉजी उन्होंने भी डेवलप की है, उस पर मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स प्लांट बनाने की बातचीत चल रहा है। दूसरे जो ऑयल कंपनीज़ हैं वो सब इस दिशा में कहीं ना कहीं पर उनके भी प्रोजेक्ट्स इस समय ड्राइंग बोर्ड पर हैं। तो भारत में भी इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से अब काम शुरू हो रहा है। आप तीनों ही लोग यहाँ पर आए और इतने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर हमारे साथ शेयर की हमारे ऑडियंस के साथ। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। धन्यवाद। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है ddurduspecial@gmail.com। तो इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। पैरों के लिए खड़े हो जाइए।